शख्सियत प्रोग्राम के जरिए हम पवन कुमार बंसल जी के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जिससे आम जनता वाकिफ नहीं है। तो आइए आज हम मुलाकात करते हैं अपने लोकप्रिय नेता पवन कुमार बंसल जी से। आज जबकि देश की राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बाहुबली नेताओं का बोलबाला है, वहां पवन कुमार बंसल जैसे नेता लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारी आस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। शांत स्वभाव, बुद्धिजीवी और स्वच्छ छवि वाले पवन कुमार बंसल न केवल अपने लोकसभा क्षेत्र में चहेते नेता हैं, बल्कि वित्त राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। पंजाब के छोटे से कस्बे तपा मंडी से चंडीगढ़ बसने वाले पवन बंसल ने पंजाब विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के साथ अपना सियासी कैरियर शुरू किया था। पवन बंसल के राजनीतिक सफर के दौरान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उनकी धर्मपत्नी मधु बंसल का योगदान भी उनके जीवन में बेहद अहम है। आइए देखते हैं क्या कहना है अपने पति के बारे में मधु बंसल का। ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। दूसरे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो रात को रिलेटेड मीटिंग्स जो कहीं और बैठे हैं या मीटिंग्स में बैठे हैं, जब इनका काम पूरा होता है ये सीधा घर आते हैं, ना कि कहीं और जाते हैं। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी सियासत में जो आपकी निष्ठा और जो आपका प्रेम, जो समर्पण है, वो किस तरह से शुरू हुआ? क्या आपके परिवार के किसी सदस्य के जरिए या आपके अंदर खुद एक रुचि थी? मेरा ख्याल है ये स्वाभाविक था कि मैं राजनीति में आया। बचपन से ही एक अपने ढंग से इसमें शौक़ रहा है। पिताजी छोटी जगह थी लेकिन वहाँ बहुत लंबे अरसे से म्यूनिसिपल कमेटी के वहाँ प्रेसिडेंट रहे। लोगों का आना जाना रहता था। बेशक म्यूनिसिपल कमेटी से आगे नहीं बढ़े थे लेकिन तल्लुकात उनके ऊंचे से ऊंचे थे। सभी जगह स्टेट में, पंजाब में लोगों से तल्लुकात थे। चीफ मिनिस्टर्स को वहाँ हर वक्त आते देखता था। और याद है कि 52 के इलेक्शन, जब 4-4.5 वर्ष का ही था शायद, उस वक़्त जो इलेक्शंस थे उसमें भी मतलब झंडा उठा के, वैसे जो बच्चे गलियों में नारे लगाते रहते हैं उनमें कांग्रेस का झंडा हाथ में होके नारे लगाए थे। ऐसे उस वक़्त से इंटरेस्ट था। स्कूल के दिनों में अखबार पढ़ते थे लेकिन वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। कॉलेज में आते ही राजनीति में शौक़ हो गया। यूनिवर्सिटी से पहले गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो इलेक्शन होते थे हमारे स्टूडेंट काउंसिल के, वो लड़ता रहा, जीतता रहा। बाद में यूनिवर्सिटी के बाद हाई कोर्ट के, बार के इलेक्शंस और फिर जिनको राजनीति कहते हैं उसमें पहुँच गए। जी, 1984 में जबकि आतंकवाद अपनी पीक पर था, जब हम कह सकते हैं कि आतंकवाद के बहुत ही काले दिन थे, उन दिनों में भारत के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने आपको एक उम्मीदवार बनाया था राज्यसभा के लिए। आपको कैसा लगा था जब आपको उम्मीदवार के रूप में चुना गया था? सही तो ये है कि उस वक़्त दिमाग में नहीं था कि राजनीति यहाँ तक ये चीज़ भी मिलनी है। जी। एक शौक़ था। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था रहा पंजाब का, उससे पहले चंडीगढ़ का जी काम करते थे। उससे पहले सही महीने में यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी यूथ सर्विस के ज़रिए एक जो रुचि थी वो सोशल सर्विस में थी। उसका शक्ल अगला पॉलिटिक्स हो जाता है। ऐसे काम पे लगे रहे लेकिन एकदम जब उन्होंने बुलाया, शायद उन दिनों में जो पद यात्राएँ वगैरह की थी, जो काम किया था और साथियों के साथ सभी के मिलके, उसके कारण उनकी नज़र में आए और उन्होंने इस बात का चयन किया मेरा कि राज्यसभा में ले गए। तो एक्चुअल तौर पर उसकी बहुत खुशी हुई अपने आप को। लेकिन उस वक़्त तो सही मैंने में सोचा नहीं था कि राज्यसभा में जाना है। जी, एक आम आदमी का जो रिएक्शन होता है राजनीति के नाम पर, वो कहता है एक दलदल है, हम इसमें उतरना नहीं चाहते। लेकिन आपने किस तरह से कमल के फूल की तरह इस दलदल में रहकर, कीचड़ में रहकर अपनी छवि को बहुत स्वच्छ रखा है। नहीं, मैं इसको दलदल नहीं समझता और ना ही लोगों को समझना चाहिए। जो हमारा एक सिस्टम है, जो प्रणाली है, जो लोकतंत्र है, उसमें पॉलिटिक्स के बिना लोकतंत्र नहीं होता। जी, तो पॉलिटिक्स को अच्छा बनाने का सभी का काम होना चाहिए और सभी लोगों को आना चाहिए इसमें। क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर या और लोग इसमें आते? क्यों हम ये कह के ये दलदल है, क्यों छोड़ दें कि सिर्फ दलदल वाले लोग इसमें हों? ये तो बल्कि सबसे एक अहम एक चीज़ है जो देश के संचालन के लिए है और अच्छे लोगों को इसमें आना ही चाहिए। बहुत अच्छी तादाद से लोगों में आना चाहिए। ये हम ये कह के ये पॉलिटिक्स, वो तो पुरानी बात है। उस वक्त भी से कहते हैं दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अस काउंसिल। बहुत पहले इंग्लैंड के संपर्क में कहा था, ना कि हिंदुस्तान के संपर्क में। जी, तो ये नहीं कि हमारा कोई यहाँ खराब है, हमें वो अपनी वो जो एक सेल्फ क्रिटिसिज्म पे नहीं इस पे रहना चाहिए। इसको सुधारते रहना चाहिए, इसको अच्छा बनाने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। चंडीगढ़ के लोगों से जो आपका एक प्रगाढ़ रिश्ता बना, जो आपका एक प्रेम यहाँ पर के लोगों के प्रति पैदा हुआ, उसका क्या कारण था? क्योंकि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो चंडीगढ़ की नहीं है, आप पंजाब के रहने वाले हैं।
किस तरह से चंडीगढ़ के लोगों से आपका रिश्ता कायम हुआ? कर्म भूमि तो सही मायने में चंडीगढ़ ही बनी जी। बचपन में ही यहाँ आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में आए, कॉलेज में लगे रहे, वहाँ दोस्तों ने सपोर्ट किया, वहाँ इलेक्शन अच्छे ढंग से जीते, यूनिवर्सिटी में इलेक्शन जीतते रहे, हाई कोर्ट में जीतते रहे, तो अपनी जगह तो सही मायने में चंडीगढ़ ही बनी। जी। आज 43 साल हो गए अपनी 59 ईयर्स में से कि चंडीगढ़ में गुजारे हैं। जी। तो चंडीगढ़ ही अपनी जगह है, यहीं सब कुछ चंडीगढ़ में ही पाया है, चंडीगढ़ ने सब कुछ दिया है। जी। और मैं इसके लिए खुद नहीं कुछ बल्कि क्लेम कर सकता, लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह मिला है, उन्होंने ये मौका दिया है और इतना बड़ा एक गौरव मान दिया है कि चंडीगढ़ जैसे शहर की नुमाइंदगी लोग पार्लियामेंट में कर सकें। जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी। तो ये तो यहाँ की चंडीगढ़ के लोगों की देन है, मैं इसमें तो यही कह सकता हूँ। जी। अपनी तरफ से हमेशा प्रयास रहा है कि जो एक विश्वास उन्होंने मेरे में प्रकट किया है मैं उस तक पूरा उतर पाऊँ। बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं कि जब आप बातचीत करते हैं मंच पर, आप जब अपने विचारों को प्रकट करते हैं हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? उस स्कूल को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। पहले 4 क्लासें तो मैंने तपा मंडी में जी। सोखानंद आर्या हाई स्कूल है बिल्कुल वहाँ की, जी। 2 पैसे फीस होती थी वहाँ के उस स्कूल में बैठा, जी। नीचे फर्श पे बैठते थे। तो शुरुआत तो उससे हुई, लेकिन एकदम उससे जिसको कहते हैं कि यू टर्न बिल्कुल पूरा जीवन में वो उसके बाद आया। जी। कि वहाँ के बाद उन दिनों में पब्लिक स्कूल में कोई नहीं, बहुत कम लोग जाते थे, उसके बाद पब्लिक स्कूल में भेजा, जी। यदविंद्रा पब्लिक स्कूल। सही मैंने में जो मैं कहता हूँ कि मेरी इनग्रेन जो मेरे में जो कुछ हुआ है जी। वो YPS से, पटियाला से हुआ है। जी। 2 पैसे से एकदम 200 रुपए के स्कूल वाले में भेजा। जी। ये मैं इसका सबसे बड़ी वही कहता हूँ कि माँ बाप की जो, पेरेंट्स की जो एक देन होती है वो सबसे बड़ी है मेरे लिए कि मुझे एक स्कूल में वहाँ से निकाल के वहाँ भेजा, जिसके साथ अपना एक विजन, अपनी एक सोचने की तौर तरीका वो सब बदला। जी। और अगर मैं एक पर्सपेक्टिव में उसमें सोचूं, रेट्रोस्पेक्टिव में ये बात लेके, तो वो ये समझता हूँ कि जो कुछ पटियाला में हासिल किया उसका आगे आगे बढ़ता रहा है, वो यदविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो बचपन में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका बहुत महत्व है, और हर पेरेंट अगर इस चीज़ का ध्यान रखे कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में शिक्षा दिलवाए जहाँ की उसका एक भविष्य निर्माण हो, हर उसका एक चरित्र निर्माण पेरेंट हो। दिलवाना चाहता है, लेकिन हालात अपने अपने होते हैं। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, लेकिन आज के दिन भी ज़्यादातर लोग, करोड़ों की आबादी में लोग बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते, शिक्षा का अभाव है, अच्छी शिक्षा का अभाव और भी ज़्यादा है। तो उसके लिए तो एक सरकार की, एक समाज की भी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन मैं तो अपने संदर्भ में कह रहा था कि मैं उस हिसाब से एक बिल्कुल अच्छी खुशकिस्मत वाला इंसान रहा कि मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, जबकि उतनी फीस का कोई मतलब होता था। जी। हमारा और सब लोग सौभाग्य दे है। नहीं पाते थे, बहुत कम होते थे। पूरे स्कूल में 300 बच्चे थे पूरे स्कूल में, जी। और सभी पब्लिक स्कूल्स में, सनावर है, बिशप कॉटन है, उनमें 300 से बच्चे ज़्यादा नहीं होते। तो कितने बच्चे इन स्कूलों में होते थे? बिल्कुल। तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि चंडीगढ़, जहाँ के आप प्रतिनिधि हैं लोकसभा में, लिटरेसी परसेंटेज के हिसाब से देश में सबसे बढ़िया अव्वल नंबर का शहर नहीं, अब अव्वल नंबर पे नहीं है, बल्कि 5वें नंबर पे बदकिस्मती के साथ पहुंचा हुआ है। जी। इसलिए हमें यहाँ बहुत प्रयास करना है। बेशक बहुत जो इंडिसेस हैं, बहुत मापदंड हैं, उनके हिसाब से चंडीगढ़ बहुत आगे है। जी। टेलीफोन्स में इसकी टेली डेंसिटी 100 से भी ऊपर है। जी। यानी कि जितनी आबादी है उससे ज़्यादा टेलीफोन्स चंडीगढ़ में है, शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा ना हो। बैंकों का यहाँ जो नंबर है, कितने 258 बैंक हैं जो पर कैपिटा बैंक हैं, वो देश में दूसरे नंबर पे हैं। और बहुत चीज़ों पे यहाँ आउटसोर्सिंग पे दुनिया के 9वें नंबर पे चंडीगढ़ है। बहुत चीज़ों में बहुत आगे है। लेकिन किसी भी वजह के कारण भी अभी शिक्षा में थोड़ा, लिटरेसी में जो साक्षरता है उसमें थोड़ा पीछे हो गए हैं। कारण शायद ये है कि यहाँ काफ़ी लोग, माइग्रेशन हुई है, काफ़ी लोग आए हैं और वो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उसमें गिना जाता है। तो हमें लेकिन इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है कि इसमें भी हम एक नंबर में ही रहें। जी। एक राजनेता होने के साथ साथ आप एक सफल वकील भी हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका जो वकालत का ज्ञान है वो आपके नेता होने में आपको मदद करता है? नेता तो मैं नहीं समझता, लेकिन राजनीति में जो जगह है जी, इसमें बहुत बड़ा उसका एक योगदान रहा है मेरा, और एक फैक्टर रहा है कि मैं वकील था। एक सोचने का तरीका बदल जाता है, एक बात करने का तरीका, क्या आपके सामने क्या मुद्दा है उसको आप हाउ डू यू अप्रोच दैट। और ये कचहरी में पेश होना
जब पार्लियामेंट में बात करनी, जब पार्लियामेंट के कमिटीज़ में बोलना, जी। ये तकरीबन एक ही बात है। जी। वहाँ भी कानून बनाना होता है, यहाँ कानून का बहस करना होता है, कानून की बिना पे बहस करनी होती है, वहाँ कानून बनाने का रोल होता है। जी। और ये खास तौर पे जो समितियाँ होती हैं पार्लियामेंट में, उसमें काफ़ी रोल रहता है। जी। और वहाँ भी मौका मिलता रहा रोल अदा करने का। जी। उसमें जब बहुत ही छोटी उम्र में, जब मैं अभी राज्यसभा में था, 1 वर्ष के बाद ही राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन होते हैं, उसके पैनल पे भी रहा हूँ 2.5 साल। राज्यसभा को प्रिजाइड करने का कई बार तो बहुत मुश्किल मौके भी आए, जिसमें बहुत वरिष्ठ नेता जो अपोजिशन के, अडवाणी साहब, वाजपेयी जी, कई लोगों का सामना भी करना पड़ा कि क्या क्या उन्होंने वहाँ आपत्ति उठाई, किसी न किसी बात पे उनका सामना करना पड़ा। जी। उसमें कामयाब सिर्फ इस बात के कारण रह पाया क्योंकि एक वकील था। जी। जो सवाल उठा उसका एकदम क्या उसका कानून है और हमारे रूल्स क्या हैं, उसका देख के उसके हिसाब से वो सदन का संचालन करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। और ख़ास तौर पे जब खुद बहुत अनुभव ना हो उस वक़्त, उसके लिए तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ क्योंकि वकील था, इस कारण वो कर पाया। लेकिन एक चीज़ का अफसोस ये रहता है, वकालत का फ़ायदा उधर तो हो गया, राजनीति में तो आ गए, लेकिन वकालत छूट गई, ये ज़रूर हुआ है। जी। किसी शायर ने कहा था, हम लिए फिरते हैं आंखों में चमन है बागबां, जिस तरफ उठी निगाहे शौक गुलशन हो गया। मैंने देखा है कि चंडीगढ़ में जब से आपने दोबारा से बागडोर संभाली है, सब तरफ हमें बाग नज़र आ रहे हैं लोगों के घूमने के लिए, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि एक हरियाली की जो लहर है चंडीगढ़ में, आपने उसको शुरू किया है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्राथमिकता थी मेरे लिए। चंडीगढ़ शहर को मैंने नहीं बनाया हुआ, मेरे से बहुत पहले से है। मैं तो चंडीगढ़ में आया हूँ, चंडीगढ़ को एक अच्छा शहर समझ के, देख के इसमें आया, अच्छा लगा तो इसी कारण यहाँ रह गया। आया तो पढ़ने के लिए ही था, वापस जाना था, लेकिन अच्छा शहर लगा, वकालत यहीं शुरू की, यहीं घर बना लिया, यहीं रुक गए। लेकिन ये मैंने देखा कि जो इसका एक मूल तौर पे इसका जो एक प्लान बनाया हुआ था, उसके तहत हरियाली पे जोर दिया था। ग्रीन वैलीज बनी हो, लेजर वैली है बहुत बड़ी, गार्डन्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसके बाद घरों इनमें तो काम हुआ था, जो बड़े गार्डन्स थे। लेकिन उसके आगे जो ग्रीन बेल्ट्स थी सेक्टर्स में, या जो घरों के बीच में, एक घरों का चारों तरफ घर है, उसके बीच में एक पार्क था, वो कभी डेवलप नहीं हुए थे, खराब पड़े थे। और बुजुर्ग लोग बहुत रहते थे, उनको सैर में करने के लिए सड़कों पे निकलने पे मुश्किल होती थी। तो मैंने प्राथमिकता बिल्कुल इसी चीज़ को पहले दी थी कि इसके 2 फायदे हैं। एक तो हरियाली रहे, जगह साफ हो, जो गंदगी पड़ी थी वो दूर हो, शहर साफ सुथरा होना चाहिए। सिटी द ब्यूटीफुल अगर हम कहते हैं, सिर्फ सुंदर नहीं, स्वच्छ और साफ भी होना जरूरी है, और उसके लिए काम था। दूसरा कि लोगों में एक भावना, कल्चर ही ये पैदा हो फिटनेस का, कि वो फिजिकल एक्सरसाइज करें, बाहर निकलें। इसके हिसाब से कई 100 पार्क यहाँ मैंने पिछली टर्म में अपने एमपी फंड से डेवलप करवा पाया, और उसको मैं समझता हूँ कि एक अच्छे चीज़ पे वो पैसा लग पाया, जिसमें आज सुबह आप किसी भी सेक्टर में कहीं निकल जाइए, सभी जो बड़े वहाँ के ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें, या छोटे छोटे पार्क हैं, देखने को अच्छे लगते हैं, और लोग वहाँ सैर के लिए सुबह शाम निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ का एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर यूटी केडर के, हरियाणा केडर के, पंजाब केडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। इन तीनों का समन्वय क्या आप समझते हैं कि ठीक है आपस में, और क्या वो अगर समन्वय ठीक है तो उसका क्या अच्छा प्रभाव है, और अगर समन्वय ठीक नहीं है तो क्या उसका कुछ कुप्रभाव भी है? आपने मेरा ख्याल जवाब भी उसका सब चीज़ जो इसका निचोड़ है वो अपने सवाल में ही दे दिया। जी। जो यूनियन टेरिटरीज हैं देश में, जहाँ असेंबली नहीं, वहाँ लगभग ऐसी ही हालत है। जी। डेमोक्रेसी में है कि वहाँ डेमोक्रेटिकली रन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती। जी। एक संभव ऐसा है, और उसमें जो फैसला करने की फाइनल पावर होती है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी के पास नहीं होती, लोगों की चुनी हुई पार्टी नहीं होती, वो अफसर के पास होती है। जी। सिस्टम है सिस्टम डेमोक्रेसी का, और इसलिए मैं ये समझता हूँ उसको अच्छा बनवाने के लिए, उसकी जवाबदेही के लिए, ताकि अब मुझे लोग बहुत चीज़ों पे ये कहते हैं कि जो ये फैसला हो गया, ये लोगों की बात, लोगों के कन्वीनियंस को, लोगों की ज़रूरत को, लोगों की मांग को देख के नहीं हुआ ये फैसला, किसी ने और सोच लिया कि फैसला ऐसा होना चाहिए, फैसला हो गया। जी। लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, मैं ये समझता हूँ, और उस बात पे मैंने बल दिया है, और उसको कभी तो करवा लेंगे। समय लगता है, पहले तो यहाँ कॉरपोरेशन भी नहीं थी, जो अफसर उस वक्त थे वो कॉरपोरेशन भी नहीं बनवाना चाहते थे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी नहीं बनवाना चाहते थे। अक्सर एमएलए एमपीज भी अलग अलग जगह समझते हैं कि कॉरपोरेशंस नहीं हो, वो समझते हैं कि शायद उनका कुछ अधिकार खोया गया। लोकतंत्र में
अपने पास अधिकार रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसमें सही मायने में वो एक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए कि अलग अलग काम अलग अलग लोग, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग एंटिटीज करें। उसके लिए मैं समझता हूं कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके पास अधिकार सही मायने में सही अधिकार होने चाहिए उनको, कि वो फैसला कर पाएं लोगों के प्रति जो बातें हैं, और वो फैसला फाइनल होना चाहिए, अंतिम फैसला होना चाहिए। सिर्फ इतना कि किसी बात में उसको मेयर इन काउंसिल सिस्टम कहते हैं कि एग्जैक्ट मेयर होता है, उसके साथ 3-4 एग्जेक्टिव काउंसलर्स हों जो उनके पास विभाग बांट दिए गए हों, वो फैसला करें। जिस चीज़ को बिल्कुल कोई समझे कि नहीं ठीक किसी बात के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना चाहिए फैसला, लेकिन और बीच में कोई नहीं होने चाहिए। वहाँ के फैसले लोगों के लगने चाहिए, क्योंकि वो लोगों के उनके पल्स पे, उनकी नब्ज़ पे उनका हाथ होता है और वो उसके हिसाब से फैसला करते हैं ताकि लोगों को ये दिक्कत नहीं हो। अब रोज़ाना बहुत बातें सुनने को आती हैं, लोग 20 बातों के लिए हमारे पास आते हैं, और देखने का, काम करने का, सोचने का एक नज़रिया अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये किसी भी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर में ऐसा है। ल कॉर्बुज़िए जो फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, जब उन्होंने चंडीगढ़ की परिकल्पना की थी, इसकी रूपरेखा बनाई थी, तब शायद उनके जहन में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर क्या ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, कितनी गाड़ियाँ हो सकती हैं। अब स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। जनसंख्या भी यहाँ पर की बहुत बढ़ चुकी है, और हम हैं कि सड़कों पर भी गाड़ियाँ लोग पार्क करते हैं, और विशेष तौर पर मरला हाउसेज में तो बहुत बुरी स्थिति है। इससे निपटने के लिए हमारा जो तंत्र है यहाँ का, उसने क्या कुछ फैसला किया है? आपके सुझाव उसमें कुछ उनको मिले हैं? एक मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि कंटिन्यूटी विद चेंज, ये एक इस पर रवैया रहना चाहिए। जो उस वक़्त उन्होंने इसकी परिकल्पना की, जैसा शहर बनाया, उसका बुनियादी तौर पे तो उसको मैं समझता हूँ वैसा रखना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये किसी के बस की बात नहीं कि आबादी बहुत बढ़ गई, लोग बाहर से बहुत आए, 5 लाख का शहर इसको सोचा बनाना पूरा, आज तक ही 11 लाख 10 लाख से ऊपर हो चुका है, और बढ़ेगा। कुछ चीज़ों का मैंने कहा था, कारों का उसमें रह गया। कारें भी इतनी हैं यहाँ, पर कैपिटा कार की पॉपुलेशन, जिसको पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा कार्स का जो यहाँ है शहर में, वो सबसे ज़्यादा है शहर हमारे देश में। यहाँ शायद एक परिवार के पीछे 2-2 कारें तो हैं। कई घरों में तो 4-4 5-5 होंगी। गरीब लोग हैं, उनके पास, बेचारों के पास नहीं, लेकिन पर कैपिटा कहते हैं तो कारें शायद 6 लाख आज के दिन यहाँ व्हीकल्स होंगे। उनके लिए जो जितनी सड़कें हैं वो काफ़ी नहीं है इस वक्त। उनको वाइडन कर रहे हैं, चौड़ी कर रहे हैं, वो एक कॉर्पोरेशन ने काम लिया है, प्रशासन ने काम लिया है। सड़कें अच्छी बनी हैं, ज़रूरत के मुताबिक सड़कों को वाइडन किया जा रहा है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन उससे भी समस्या का समाधान नहीं। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनमें काफ़ी हैं। मैं समझता हूँ उनके लिए भी ज़रूरी है। अभी एडवाइज़र ने फैसला कुछ दिन पहले ही किया कि जो बिल्कुल घरों के अंदर की सड़कें हैं V6, उनको भी चौड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन इतने में भी समाधान नहीं होगा, मैं समझता हूँ। फिर गाड़ियाँ इतनी हैं, तो एक सामाजिक पार्किंग के भी वो बनाने चाहिए। जैसे एक सेक्टर में है, बेशक उनको अंडरग्राउंड बनाएं, कैसे भी बनाएं, घरों के आगे गाड़ियां खड़े करना सही नहीं है। एक 10 मरले का, जिसने जैसे आपने जिक्र किया, 10 मरले का मकान या 8 मरले का मकान ले लीजिए, उसमें 3 परिवार रहते हैं। सबसे मुश्किल जीवन में काम एक मकान बनाना होता है। सब लोग किराए पे, एक मंजिल पे कोई है, दूसरे मंजिल पे कोई है, ग्राउंड पे कोई है, तीनों के पास कारें हैं। एक कार लेना आसान है, घर बनाना मुश्किल है। गाड़ियां इतनी उसके सामने हो जाती हैं। मैंने थोड़ी सी एक कोशिश की कि पार्कों के साथ और सड़क के बीच में जो जगह थी उनको पक्का कहीं कहीं करवा लें, गाड़ियां वहां खड़ी हो जाएं, लेकिन वो तो एक टेम्पररी सी बात है। इसका कोई एक पक्का, इसका एक जो समाधान है वो यही हो सकता है कि पार्किंग, कॉमन पार्किंग कहीं जगह बने, वहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी करें, वहाँ चौकीदार हो, वहाँ से आदमी निकल के अपने घर के आगे अपने घर में चला जाए। कुछ ऐसा सिस्टम शायद सोचना पड़ेगा हमें। आप 1.25 साल से वित्त मंत्रालय में हैं, वहाँ आपका क्या अनुभव है और आपके आने वाले दिनों में क्या आपकी नीतियाँ होगी? मैं सबसे पहले तो ये कबूल करूँ कि जो मंत्रालय मिला मेरा विषय नहीं है सही मायने में। मैं तो जैसे एक आम सामान्य तौर पे एक पॉलिटिशियन या पब्लिक लाइफ का वो आदमी था, वकील था, लेकिन एक बहुत अहम विभाग मिला वित्त का। लेकिन वही जो वकील वाली बात आपने पहले कही थी, वो वकील होने का ही फायदा वहाँ मिला। सब कानून के साथ वहाँ चलता है। कानून पढ़ना शुरू किया, सब चीज़ों का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस के जितने कानून हैं, बैंकिंग के जितने कानून हैं, कैपिटल मार्केट्स के, कंपनीज एक्ट को, उन सब चीज़ों के साथ मैं समझता हूँ कि वहाँ आई एम एट होम विद माई वर्क। लेकिन वहाँ जो अनुभव का कहें वो
लंबी बात है, बहुत चीज़ों को है, थोड़ा थोड़ा रोल अदा करने का मौका कई चीज़ों में मिला है। जी। वित्त मंत्रालय के पास सभी जगह से पहुंचता है, जो कई चीज़ों पे मतलब कह नहीं सकता, उन पे मौका मिलता है टिप्पणी करने का, साथ उसका एक अंग बनने का जो सरकार के फैसले होते हैं। जी। लेकिन उसको कार्यान्वयन करने के लिए मैं एक चीज़ समझता हूँ, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बल दिया, श्रीमती सोनिया गांधी ने उस पर जोर दिया, वो है वित्तीय समावेश। कि हमारी बेशक तरक्की बहुत हो गई है, ग्रोथ रेट बहुत हो गया है, दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान पे लगी हैं, लेकिन गरीबी अभी बहुत है। बिल्कुल। गांव में अभी भी 10% लोग ऐसे हैं जो 9 रुपये रोजाना पे रहते हैं। शहरों में 30% लोग हैं जो 20 रुपये पे ही रहते हैं रोजाना पे। उनके लिए क्या किया जाए? तो उसमें एक वित्तीय समावेश का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का कहा है। उनका मानना है कि अगर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन ने ही सोशल एक्सक्लूजन किया है, सामाजिक से अगर वो बाहर रहे हैं, उनको इंटीग्रेट नहीं हुए क्योंकि उनके पास ये साधन नहीं थे। इसलिए एक बहुत बड़ा काम बैंकों के जरिए ये शुरू हुआ है कि सभी लोगों के गांव में, खास तौर पे पहले शहरों में भी साथ एकदम हो जाएगा, शहरों में तो तकरीबन हैं भी, एक एक इंसान, एक एक परिवार में एक एक अकाउंट बैंक का जरूर खोले। बैंक वालों ने सर्वे करके वो अकाउंट खोलने शुरू किए हैं। मैं उसको थोड़ी रफ्तार देने में कुछ कामयाब हो पाया हूँ। जिस हिसाब से प्लान था उसको अच्छी रफ्तार दे पाया हूँ। जगह जगह जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग्स होती हैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ उसकी एक समीक्षा करते हैं हम, और अच्छी तादाद में, बहुत स्टेट्स में तो 100% हो गया है, जो हो रहा है। कईयों ने आधा आधा मान लिया कि आधे आधे ज़िले लेके हम 31 मार्च 2008 तक सब लोगों के कार्ड बना देंगे, ताकि उसके बाद उनको वो जो ऋण के लिए सहूलतें मिल पाएंगी, अपने जीवन में कोई काम करने के लिए उनको कुछ बैंकों के जरिए पैसा मिल पाएगा। दूसरी जो अच्छी 2 स्कीम्स और हैं, वो कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री ने उसका उद्घाटन किया, लॉन्च किया उसको, आम आदमी बीमा योजना। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके लिए सरकार, केंद्र की सरकार और प्रांतीय सरकारें मिलके उनके लिए बीमा करेंगी। LIC उसका करेगा। अगर किसी का नेचुरल तौर पे देहांत हो जाए तो 30,000 रुपया, अगर एक्सीडेंट में हो जाए तो 70,000, अगर उनका इनकैपेसिटेशन हो जाए तो 37,500, कुछ ऐसा किया है। एक ऐसे ही यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं, उनका खर्चा बहुत होता है। एक स्कीम वो बनाई है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। और चीज़ों के अलावा मैं इन 3 चीज़ों को मान के इन पे ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। मेरी मुराद आपकी शरीके हयात से है। आपको क्या कहना है इस बारे में? आपने सही कहा, बहुत बड़ा रोल है, इसके बावजूद कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में, कभी नहीं था, है भी नहीं। लेकिन शायद यहाँ लोकल तो मेरे से ज़्यादा काम वो कर देती हैं। सरकारी नौकरी कर रहा हूँ इस वक्त, पार्लियामेंट के अलावा दफ्तर में समय बहुत लगता है। पीछे लोगों का मिलना, लोगों को तो वही रहता है कि एक चुना हुआ नुमाइंदा तो सही मायने में जिसको वो इम्पोर्टेंट समझते हैं वो MP को समझते हैं। बेशक रोल MP का कोई और होता है, लेकिन हमारा एक जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। जो काम उसके दायरे के नहीं भी होते, लोग उसी से उम्मीद करते हैं कि वो उनके काम पूरे करे, और उसका एक फ़र्ज़ भी बन जाता है कि वो उनकी बात को सुन के उसको कर सके। बेशक वो अफसरों के साथ बात करनी हो, बेशक वो पार्लियामेंट में बात करनी हो, वो बेशक कॉरपोरेशन में कहना हो। तो जब नहीं होता तो फिर तो ख़ास तौर पे उस पूरा काम पीछे मिसेस बंसल को ही संभालना पड़ता है। लोग मैं नहीं तो उनको मिलना चाहते हैं, उनको मिलके कहना चाहते हैं, और वो शायद एक जो पब्लिक रिलेशंस का है, मेरे से शायद उनका अच्छा ही है। मेरे से लोगों को ज़्यादा संभाल के, ज़्यादा लोगों की बात सही सुन के, जहाँ खुद कहीं कहना हो वहाँ खुद कह लिया, कहीं जाना हो वहाँ चली गई, जब मुझे कहना है मुझे कह लेती हैं। तो मेरा तो काफ़ी भार संभाला हुआ है उन्होंने। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो व्यय है उसके ऊपर एक अंकुश लगाने की बात कही गई थी, और उसमें आपको अपने कुछ ऐसे साथियों के खिलाफ जिन्होंने अपव्यय किया था उस फंड का, उसके बारे में निश्चित आपको करना था। क्या आपके लिए वो बहुत कठिन काम था? वो 2 कमेटीज थी जिसका आपने जिक्र किया, वो तो उसका मैं पूरा समय रह नहीं पाया कि उसके समय मंत्रिमंडल में आ गया था जो MP फंड्स वाली थी। लेकिन उससे पहले थी एकदम उसी दिनों में कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी थी वो, जो कुछ आरोप हमारे सदस्यों पे थे उनके लिए, उसका मुझे अध्यक्षता करने के लिए कहा गया था। जितने समय उसमें रहे वो एक मुश्किल काम था, मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी मुश्किल काम था वो। अपने ही साथियों के प्रति जिनके साथ हर वक्त उठना बैठना लगा, और एक जल्दी के साथ, कानून जैसा है, कानून में तो सालों के साल फैसले में लग जाता है, केसों में लग जाते हैं। वहाँ उनकी बात जो
वो जो स्टिंग ऑपरेशन था उसके ज़रिए जो चीज़ आई थी, जी। उनको सुन के, जिन्होंने वो स्टिंग ऑपरेशन किया था, वो उनको सुन के, खुद कमेटी ने उनको सुन के, वो रिपोर्ट देख के जो टेलीविज़न पे जो आया था, जी। मेंबर्स से उनका जवाब लेके, जब उनसे सीधी बात करके, आगे एविडेंस वगैरह के लिए नहीं, जी। इतनी बात के बाद वो फैसला देना पड़ा था, जिसमें हमारी सिफारिश यही थी कि उनकी निष्कासित कर देना चाहिए उनको हाउस से। जी। जैसे मैंने कहा कि बहुत मुश्किल फैसला था, बल्कि अगर मेरे से आप पूछें कि जीवन में सबसे मुश्किल मौका आपके लिए क्या था, वो मुश्किल मौका वो था बिल्कुल, बिल्कुल। कि अपने सदस्यों के, उनसे मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वो अपनी अपनी जगह पे उनकी सभी बात है, जी। लोगों ने उनको चुन के भेजा हुआ था, लेकिन एक मौका, एक प्रश्न, एक सवाल ऐसा उठा था पार्लियामेंट के सामने, शायद बहुत लोगों को उसको सहना पड़ता है कि जिस बात का आपने शुरू में किया था कि लोगों की एक राय क्या है पॉलिटिक्स के प्रति, जी। शायद उसके लिए भी कईयों को कुछ सहना पड़ जाता है, ऐसा ही मान लीजिए कोई ऐसी बात थी। जी। लेकिन हमने कहा था कि उनकी एक पोजीशन उसके कारण एक अनटेनेबल हो गई है हाउस में, और उनको सदस्यता उनकी बर्खास्त कर देनी चाहिए। उसको बाद में लोकसभा ने पारित किया उसी बात को, जी। और उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी थी। जी। 10 मेंबर्स की ऐसी मेंबरशिप ख़त्म हुई थी। जी। उसका बहुत, बस एक अजीब सी उस एक रिएक्शन के साथ बात करता हूँ। एक जिम्मेदारी अपनी निभाई, जी। जो काम सौंपा गया था, लेकिन मुश्किल था। आपका जो खाली समय है, अगर आपको नसीब होता हो, उसको आप कैसे व्यतीत करना चाहते हैं? मेरी मुराद है आपकी कुछ हॉबीज़ से, कुछ आपके इंटरेस्ट से। खाली समय तो शायद आज इस वक्त नहीं है। अब ये पॉलिटिक्स हमारे समाज में एक होल टाइम काम है, इसके जी। लिए आप समय तय नहीं कर सकते कि इस वक्त से इस वक्त ही मिलना है। जी। हर वक्त, जिस वक्त किसी को कहना हो, जो चुनाव में कहते हैं कि हर वक्त घर खुला है, आप किसी वक्त आइए, जी। तो बाद में आपको वैसे ही रखना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल। अब खाली समय तो रहा नहीं, लेकिन एक विकारियस सा प्लेजर मिल जाता है एक और ढंग से। जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो ड्रामा करते थे स्टेज पे, थिएटर। जी। अब ड्रामा ये करना शुरू कर दिया जो अब करे जा रहा हूँ बैठा जी। आपके पास। तो बस, और शायद कभी कभी मौका मिले किसी जगह कोई प्ले देखने का, कहीं देखना चाहूँगा, जी। उसके अलावा शायद कुछ नहीं। वैसे इंटरेस्ट अगर कहें वो ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ना एक ज़रूरी चीज़ होती है, जी। उससे एक आपका नॉलेज, आपका एक होराइजन बढ़ता है। बिल्कुल। ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ पढ़ना, जितना किताब जो आदमी को आपको सिखा सकती है, एक एक पन्ने पे एक एक आपको उसका अपना ही एक मिलता है, जी। दुनिया के लिए एक नई खिड़की खुलती है। जी। थोड़ी बहुत पढ़ने की कभी कभी कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हॉबीज़ सही मायने में तो अब कोई हॉबी नहीं रही। जी। जैसे महात्मा गांधी ने एक राम राज्य का स्वप्न देखा था, आप जिस तरह से प्रतिबद्ध हैं और जिस तरह से कटिबद्ध हैं कि चंडीगढ़ की प्रगति में आपने अपना सक्रिय योगदान देना है, आप कैसे चंडीगढ़ की परिकल्पना करते हैं? चंडीगढ़ खुशकिस्मती से एक बहुत अच्छा शहर है। पहले कोई मेरा नहीं किया हुआ, ये शहर ही ऐसा है, इसको बनाया ही ऐसे था पंडित नेहरू ने। जी। उसके बाद प्रताप सिंह कैरो ने, उन्होंने बनाया इसको एक अच्छा शहर था। हम लोगों की तो आगे जिम्मेदारी है कि उनकी परिकल्पना के मुताबिक हम इसको अच्छा रख पाएँ, और उस जितना था उससे अच्छा आने वाली पीढ़ियों को हम इसको दे सकें। मैं तो ये समझता हूँ, और उसके लिए एक इसको सही मायने में छोटा शहर, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास सिटी हो, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरी उसमें राय दूसरों से हटके है। शहरों को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके कई इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती हैं। छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन बड़े शहर के अलावा इर्द गिर्द होने चाहिए, सेल्फ सस्टेनिंग होने चाहिए, वहाँ सब चीज़ वहीं होनी चाहिए। लोग उधर को जाएं, उनको जैसे हम कहते हैं काउंटर मैग्नेट सेंटर्स, जैसे चुंबक होता है वो इधर को नहीं खींचे, वो काउंटर मैग्नेट हो, दूसरी तरफ जाए, वहाँ वो लोग वहाँ जाएं। मैं समझता हूँ कि अगर एक अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए तो इस हिसाब से हो, इर्द गिर्द जितने छोटे छोटे कस्बे हैं वो अच्छे बने हों, पूरे एरिया का, जैसे दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन है, ऐसे ही यहाँ चंडीगढ़ कैपिटल कह दीजिए या नहीं कहिए, लेकिन चंडीगढ़ रीजन, 3 तो ट्राई सिटी जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, उसके इर्द गिर्द भी जो बहुत एक योजनाबद्ध तरीके से इसकी अर्बन डेवलपमेंट नहीं हुई, उसको सभी को लेके एक अच्छे ढंग से हो, अच्छा बने, वो अलग अलग जगह पे फैसिलिटीज़ हों, सुंदर शहर हो। लेकिन इसके साथ जब आप कह रहे हैं आप इसको कैसा चाहते हैं, मैं समझता हूँ एक चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चों के लिए इसमें हम खास तौर पे जोर दें, पहले समय से पहले दिन से बच्चों के लिए जोर दें कि एक बच्चे यहाँ महसूस, उनका शहर हो, चाइल्ड फ्रेंडली हो, एक पीस सिटी हो, शांति यहाँ पूरा हो, यहाँ कोई क्राइम चंडीगढ़ में ना हो, अपने आप में एक ऐसा शहर हम बना पाएँ। और जैसे पहले वो घूमने की बात कर रहा था मैं, वो जो साइकिल ट्रैक्स भी बने हैं वो अच्छे हम लोग उनको बना पाएँ, एक साइकिलिंग की भी जहाँ हम एक आदत डालें। जैसे मैंने बाहर बहुत जगह देखा है, ये नहीं कि साइकिल
समय के रफ्तार के साथ साइकिलों को ख़त्म कर दिया। वो लोग साइकिलों पे निकलते हैं अच्छे अच्छे शहरों में, मैंने देखा है बीजिंग में कितनी बड़ी तादाद में, यूरोप के बहुत देशों में देखा है, अच्छे अच्छे शहरों में देखा है। हम साइकिलिंग का यहाँ बढ़ाएं, एक अच्छा सुंदर बढ़िया शहर हो ये, जो सभी के लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुणवत्ता हो, जीवन का रहने का स्तर ऊंचा हो, लोगों की उस हिसाब से एक अच्छा शहर उसकी ज़रूर करते हैं। हमारी बहुत देर से ख्वाहिश थी कि देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे, एक आदमी तो शहर में ऐसा दिखाई दे। और आज पवन जी से बात करके हमारी वो ख्वाहिश पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत धन्यवाद।